वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 19 जुलाई 2021। देखेंगे 18 और 19 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से साथ ही इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में है, प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड फेस रिकॉग्निशन ऐप फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ पेंशन बेनिफिशियरीज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन लाभार्थियों के लाइफ सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है मेघालय सरकार ने। मेघालय के बारे में पहले देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। CM मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। ये जो है फेस रिकॉग्निशन ऐप ये मेघालय द्वारा शुरू किया गया है पेंशन लाभार्थियों के लिए। पहले जो था ऐसे भी अभी भी है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में सभी पेंशन लाभार्थियों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है या नहीं, जिससे कि उसके पेंशन जो है आगे भी जारी रखा जाए। तो पहले जो था आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट्स ये सभी से सत्यापन किया जाता था, लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाता था और उससे पेंशन लाभार्थियों का पेंशन आगे भी जारी रहता था। अब ये नया पर मेघालय सरकार ने फेस रिकॉग्निशन ऐप, अब यहाँ चेहरा पहचान के भी लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करके अपलोड किया जा सकेगा। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। असम हाल ही में क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में कोविड-19 के कारण हुए विधवा महिलाओं की सहायता के लिए कोविड-19 विधवा सहायता योजना का शुरुआत ये असम सरकार ने किया है। इसमें प्रत्येक महिला को, वैसी महिला जिनके पति अब इस दुनिया में कोविड-19 के कारण नहीं रहे हैं, तो उनको प्रत्येक वैसी महिलाओं को एक मुश्त 2,50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। असम से संबंधित एक और फैक्ट है जो करंट न्यूज से संबंधित है, देख लेते हैं। हाल ही में असम सरकार ने स्वदेशी आस्था और संस्कृति का एक नया विभाग बनाने का घोषणा किया है। स्वदेशी आस्था और संस्कृति इस नाम से एक नया विभाग असम सरकार ने ही बनाने का घोषणा किया है। केरल क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में केरल सरकार ने मातृ कवचम, या उसको केरल मलयालम भाषा में मथुरु कवचम ये नाम से एक अभियान केरल सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या होगा, तो इस अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा कि कोई भी ऐसी महिला न छूटे वैक्सीनेशन से। तो ये है मथुरु कवचम केरल सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने का घोषणा किया है। इसमें क्या होगा, 2 चाइल्ड पॉलिसी में कि 2 बच्चों की नीति राज्य सरकार के लोग इसे अपनाएंगे। और यह जो है नीति 2 चाइल्ड पॉलिसी ये स्वैच्छिक है, लोग अपना भी सकते हैं, नहीं भी अपना सकते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। जो लोग अपनाएंगे इसे स्वैच्छिक रूप से, उनको सरकारी नौकरियों, राज्य की बहुत सारी योजनाओं जैसी में इन सभी में विशेष लाभ दिया जाएगा। और जो लोग इसे नहीं अपनाएंगे 2 चाइल्ड पॉलिसी को, तो उनको दंडित तो नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य की सभी योजनाओं, सरकारी नौकरियों, राशन जो मिलता है वैसी सुविधाओं से में कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये है उत्तर प्रदेश का 2 चाइल्ड पॉलिसी हाल ही में शुरू करने का ये घोषणा हुआ है। तो पहले प्रश्न से इतने फैक्ट्स मिले आपको। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ के महानिदेशक पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है हेनरिटा H. फोर। ये महानिदेशक पद से इस्तीफा दिए हैं यूनिसेफ के। यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और प्रेसिडेंट, अब ये तो यही थे, महानिदेशक थे ये, इन्होंने हेनरिटा H. फोर ने इस्तीफा दे दिया है। और इनको ये पर्सनल कारण, स्वास्थ्य कारणों के से ये इन्होंने ये इस्तीफा दिया है, दूसरा कोई कारण नहीं रहा है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। मनु साहनी ये हाल ही में इन्होंने भी इस्तीफा दिया है।
ये कौन है? तो ये आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ थे। इन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और क्यों दिया है? तो इन पर एक डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी चल रही है, उसी के कारण फिलहाल इनको इस्तीफा देना पड़ा है। जेम्स व्हाइट हर्ट्स, ये कौन है? इन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दिया है। ये हैं आईबीएम के अध्यक्ष। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये भी निजी कारणों से अपने ये इस्तीफा दिए हैं। बीपी कानूनगो, इन्होंने भी हाल ही में रिटायर किया है। कौन है ये? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, उप गवर्नर ये रहे हैं और अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 17 जुलाई को। इसी दिन 17 जुलाई 1998 के रोम संविधि को अपनाने के वर्षगांठ पर यह दिन मनाया जाता है और इसी संधि के आधार पर जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का स्थापना भी हुआ था, बनाया गया था। तो ये है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। 12 जुलाई को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व मलाला दिवस मनाया गया है 12 जुलाई को। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत लिखित रूप में देख लेते हैं, जो कि आपको विजुअली ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ मैं लिख कर रखा हूँ। देखिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस हाल ही में मनाया गया है। ये जो विश्व मलाला दिवस है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पर मनाया जाता है और ये मलाला एक लड़की है। मलाला यूसुफजई इनका पूरा नाम है। पाकिस्तान के युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इतने बेसिक चीज़ तो बहुत लोग जानते भी होंगे, फिर भी सभी बेसिक से ही बताना हम लोग का फर्ज है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे, आप लोग के छोटे भाई बहन। देखिए महिलाओं और बच्चों के अधिकारों तथा लड़कियों के शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये एक अलग से एक जीके का ये समझिए तो क्वेश्चन है। सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार ये मलाला यूसुफजई को ही मिला था 2014 में। और इनके साथ ही अपने भारत के हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, उनका नाम उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी याद होगा। तो उनको भी, इन दोनों को साथ में ही नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। क्या नाम है उनका, किनका चर्चा मैं कर रहा हूँ, उनके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं किनको किनको ये मालूम है। चलिए तो और मलाला यूसुफजई ने एक पुस्तक लिखा है, हालांकि इसमें ये को राइटर हैं, सह लेखिका हैं। तो ये लिखा गया है पुस्तक इन लोग के द्वारा, दो आई एम मलाला, ये इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ये रहा विश्व मलाला दिवस, इनके बारे में था, कौन है क्या है, टोटल चीज़ हम लोगों ने जाना। अब चलिए आगे देखते हैं। फिर 15 जुलाई को क्या मनाया गया है? तो 15 जुलाई को हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। थीम रहा था विश्व युवा कौशल दिवस का 2021 के लिए री इमेजिन यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। चलिए ये 11 जुलाई को क्या मनाया गया? तो ये हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में भी हम लोग थोड़ा लिखित रूप में ही देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को यहाँ देखिए मनाया गया है। थीम है इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टालिटी। और विश्व जनसंख्या जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत की अगर बात करें तो विश्व में दूसरा स्थान और चीन पहले स्थान पर है। ये बेसिक चीज़ बहुत लोग जानते ही होंगे, अच्छी बात है। और भारत में जो है पहली बार जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन 1872 में कराई गई थी। और बात करें यदि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना तो वर्ष 1881 में किया गया था। और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना जो है कब कितने दिन पर कराया जाता है? तो ये प्रत्येक 10 वर्ष पर, और वो भी गृह मंत्रालय के अंडर ये काम ये जनगणना कराया जाता है। और लास्ट जनगणना हम लोग का 2011 में कंप्लीट हुआ था और उस समय तक 15 बार जनगणना कराया जा चुका है। और अगला जनगणना 2011 के बाद 10 वर्ष वही 2021 हुआ, जो कि चल रहा है। तो अब देखिए पेंडेमिक कोविड-19 के कारण होता है या इसको आगे टाला जाता है। उम्मीद है टाला ही जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी काम, ये तो बहुत बड़ी स्तर पर ये काम करना पड़ता है जनगणना। तो उम्मीद है कि आगे ही बढ़ेगा। और जनगणना 2011 के अनुसार कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ देखिए देखते हैं। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या 1,21,08,54,977 रहा है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या इतना है, महिला जनसंख्या इतना है। साक्षरता की बात करें तो कुल जनसंख्या का 74.04% साक्षर है भारत जनसंख्या का। उसमें से पुरुष जनसंख्या की बात करें 82.14% साक्षर है, महिलाएं 65.46% साक्षर हैं। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग हैं। और लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो ये सभी फैक्ट्स इस ऑप्शन से केवल आपको मिले। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आई होंगी। चलिए अगला है, हाल ही में भारत का कौन सा जिला नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत का कौन सा जिला नेशनल सिल्वर स्कॉच पुरस्कार जीता है?
तो ये है कछार। कछार जो है असम राज्य में एक जिला है, उसी को मिला है नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड। वहाँ पुष्टि निर्भोर एक अभियान चलाया जाता है। देखिए यहाँ है पुष्टि निर्भोर, ये अभियान चलाया जाता है जिसका अर्थ पोषण पर निर्भर, यही होता है इसका अर्थ पुष्टि निर्भोर का। और पुष्टि निर्भोर के तहत गांव में घरों में पोषक उद्यानों के आयोजन के लिए परिवर्तन और विकास का पर कार्य किया जाता है। इसी उपलब्धियों के इसीलिए इनको इस जिला को ये पुरस्कार दिया गया है। असम के एक जिला, ये जिला है कछार, जिसको ये पुरस्कार मिला है। तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम का राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ये हाल ही में नए नियुक्त हुए हैं, चुने गए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गवर्नर वहाँ राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, प्रोफेसर जगदीश मुखी। आइए बाकी ऑप्शन देखते हैं। ग्वालियर ये क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं। तो इनके द्वारा ग्वालियर में ही राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया गया था, इसलिए ये न्यूज में है। बोकारो, बोकारो क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में सेल बोलते हैं, के सहयोग से भारत में अब एक और नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने का घोषणा ये हुआ है। कहाँ पे? तो बोकारो में। और बोकारो है कहाँ? तो झारखंड में है। यहाँ पे मैं लगभग 10 से 12 साल रहा हूँ। वहीं पे मेरी कुछ पढ़ाई वहीं पे हुई है। उसके बाद फिर अपने गाँव लौट आया। तो बहुत अच्छी जगह है ये, झारखंड में है। लखनऊ, यहाँ ये भी न्यूज़ में है। हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, श्री लगाना मैं भूल गया था इसीलिए सॉरी बोला। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा कहाँ अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का आधारशिला रखा गया? तो यही लखनऊ में अभी हाल ही में गए थे, तो उन्होंने ये आधारशिला रखा है। हाल ही में वो अपने गाँव जन्म स्थान जो कि कानपुर है, वहाँ भी गए थे। और चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का घोषणा किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है क्या? तो आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो होते हैं, जिनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, इसको शॉर्ट में EWS बोलते हैं, तो वैसे लोगों को 10% आरक्षण का घोषणा किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। यही बात यहाँ भी है। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। और ये 10% जो है खासकर कापू समुदाय एक वहाँ है, ऐसे तो सब किसी के लिए है, लेकिन खासकर कापू समुदाय वहाँ एक निवास करता है आंध्र प्रदेश में। तो और अन्य लोगों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का आरक्षण ये दिया जाएगा। वैसे भी मोदी जी के आने के बाद ही ये शुरू किया गया है। देश में सभी जनरल कैटेगरी के भी लोग, ऐसे जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन जनरल कैटेगरी में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो है काफ़ी कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया, और बहुत से राज्य इसको अपना भी लिए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां तो है ही। चलिए, तो ये भी हाल ही में अब ये आंध्र प्रदेश ने इसको अपना लिया है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, वेरी काइंड पर्सन है ये मेरे हिसाब से। राजधानी 3 है यहाँ, अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव है जिसे विधायी कहते हैं, और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जिसे कार्यपालिका राजधानी को बोल सकते हैं। कुरनूल भी है जो जुडिशियल है, ये हिंदी में बोले तो न्यायिक राजधानी है। 3 राजधानी है, तीनों को विस्तृत मैंने यहाँ दे दिया है हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं वो लोग इसमें से कुछ का अर्थ नहीं पकड़ पाते हैं। तो और लेकिन हिंदी भाषी वालों से आग्रह है कि आप इंग्लिश से न भागें, क्योंकि केवल रेलवे में ही आप जॉब लेंगे या राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जहां इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, तो ये कोई सियोरिटी नहीं हुई कि आपकी जॉब जहां आप चाह रहे हैं वहीं हो जाए। जब आप जनरल कंपटीशन में हैं तो उसमें SSC भी आता है। बैंक थोड़ा सा इस सिलेबस से हट के है, तो रेलवे है, SSC है। SSC में कई तरह के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, CHSL, MTS, CGL, GD वगैरह ये सब, तो वहाँ आपको इंग्लिश का सामना करना पड़ सकता है। और परीक्षा के व्यू से नहीं तो भी आज पर्सनालिटी के हिसाब से देखिए, तो आपको अगर इंग्लिश ना आता है और कहीं आप जाते हैं जहाँ इंग्लिश का देखते होंगे महत्व, वहाँ आपको खुद फील होता होगा कि अरे यार मुझे तो एक लाइन भी इंग्लिश नहीं आती, न सोच समझने की न बोलने की। तो इससे आप लोग भागे नहीं, इंग्लिश से डरे नहीं। जैसे आपने अपना लोकल भाषा सीखा, उसके बाद हिंदी सीखा, तो उसी तरह वो भी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ध्यान दीजिए उस पर, धीरे धीरे वो एक भाषा के रूप में समझ कर चलिए, ज़रूर आपको आसान हो जाएगा। ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश का अभी गवर्नर राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और आंध्र प्रदेश एक और योजना शुरू किया है, साल्ट, हाल ही नया है ये, उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद आ गया होगा। साल्ट का मतलब है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। और ये क्या है? साल्ट जो है फुल फॉर्म तो मैंने बताया, ये सरकारी स्कूलों की शिक्षा को और बेहतर करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ही साल्ट
पहल एक शुरुआत किया है। पश्चिम बंगाल सरकार हाल ही में किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कृषक बंधु 2.0 योजना लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्नाटक हाल ही में मॉडल टेनेंसी एक्ट पेश किया है। कर्नाटक ने इसके द्वारा राज्य में किराएदार और मालिक, जो किराएदार होते हैं, मालिक होते हैं, उनके विवादों को 60 दिनों के अंदर सुलझाने का काम किया जाएगा मॉडल टेनेंसी एक्ट के द्वारा। गुजरात क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए कृषि विविधीकरण योजना का शुरुआत गुजरात सरकार ने किया है। इसमें क्या होगा, तो किसानों को और वहाँ के कुछ अन्य कमजोर वर्ग के जनजातीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे वन बंधु किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। यही है कृषि विविधीकरण योजना गुजरात सरकार। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास शुरू किया गया। ये है, मैंने इसका फोटो इसलिए लाया कि बहुत लोग इसको देखे नहीं होंगे, मैं भी नहीं देखा था, आप लोग को क्या कहूँ। तो ये भिक्षु फल का उत्पादन का अभ्यास हाल ही में भारत में शुरू हुआ है और ये पहला बार हो रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहला शब्द लगा है। तो कहाँ हो रहा है, तो ये कुल्लू में। कुल्लू कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश का ये कुल्लू जगह है, वहीं पे भारत का ये पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास शुरू किया गया है। और ये फल जो है इसको कहाँ से लाया गया है, तो ये चाइना से लाया गया है। इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, देखिए जो भिक्षु फल हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं, इसको मिटाने दीजिए एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखिए मॉन्क फ्रूट बोलते हैं इंग्लिश में, मॉन्क फ्रूट, हिंदी में भिक्षु फल। तो ध्यान देंगे इसको, आपको एग्जाम्स में हो सकता है मॉन्क फल भी लिख दे। तो ये चाइना से लाया गया है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार इसका उत्पादन करने का अभ्यास किया जा रहा है। और इस फल के बारे में कुछ और देखें तो यह फल अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर का मतलब जो कि चीनी से भी ज़्यादा मीठा, पता नहीं मीठा तो मीठा है, अब उससे भी ज़्यादा क्या मीठा, लेकिन हमको न्यूज़ में यही मिला और सही बात है, ऐसा है भी, ये मजाक की बात हो गई, के रूप में जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ये हो रहा है पहला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो ठो है, शिमला समर सीजन के लिए और धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सही तो है, हम अचानक कन्फ्यूजन हो रहा है ये देख के। हाँ ठीक है, गवर्नर वहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, हाँ ये नए बनाए गए हैं, बिल्कुल नए बनाए गए हैं। 6 तारीख को इसी महीने में 6 जुलाई को 8 राज्यपालों का नए राज्यपालों का नियुक्ति राष्ट्र की अप्रूवल जो है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दिया था। तो ये अब हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। आइए अब अगला है, हाल ही में जारी पुस्तक द इंडिया स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बिमल जलान। कौन है ये बिमल जलान, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, सॉरी भारतीय और इंडिया दो बार हो गया, वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई कहिए, तो इसमें इसके पूर्व गवर्नर हैं बिमल जलान। इन्होंने लिखा है द इंडिया स्टोरी और इस पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास और वर्तमान राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। रिजर्व बैंक के बारे में बात हुई है, तो हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें टर्म के हैं और आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर इंग्लिश में कहेंगे। तो ये हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर, ये नए बनाए गए हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं, विजय केशव गोखले, ये कौन है, उम्मीद करता हूँ बहुत लोग को ये याद होगा, उन लोगों को तो खास तौर पर जरूर जो लोग कुछ वर्षों से तैयारी में लगे हुए हैं, अभी तक सफलता नहीं मिली। ऐसे लोग बुरा नहीं मानेंगे जिनको मैं बोला कि कुछ वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। दोस्त ये आपको हतोत्साहित करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप देखिए कि हाँ ये आखिर इतना विलम्ब क्यों हुआ। आपके साथ साथ के बहुत से बच्चे, लड़के लड़कियाँ, वो लोग सफलता पा लिए, कई सालों से नौकरी भी कर रहे हैं, आप अभी तक ही लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लक को नहीं बोलिए, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा तो किस्मत ही खराब है, नहीं, ये आप चाहें तो हो सकता है उस लक को सही कर सकते हैं। आप वैसी मेहनत कीजिए, वैसी कमियां ढूंढिए जिस कमियां के कारण आप सफल नहीं हो पा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसको ढूंढिए, उसको सही कीजिए और ऐसी मेहनत कीजिए। मेहनत करते समय कभी आपको थोड़ा सा ऐसा लेजीनेस फील हो रहा हो या नींद आ रही हो, तो आप अपने माता पिता को देखें, अपने घर पर आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं उसको देखें, सोचें। पूरी हम मुझे विश्वास है कि आपको उस समय नींद जरूर भाग जाएगा और आपके अंदर वो जोश आएगा जिससे कि आप बहुत जल्द सभी मुकाम को अपने हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप पर बहुत लोग हंसेंगे, हंस रहे होंगे, बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग हंसे होंगे, लेकिन लोग एक कहावत कहता है गांव में कि जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्त आप ही हैं वो व्यक्ति जो इतने समय लगाए हैं, तो आप ही इतिहास रचेंगे। इसी जोश के साथ आज से फिर से आप लग जाइए और इस साल हर हाल में नौकरी हासिल कर ही लीजिए। तो चलिए ये भी कुछ मोटिवेशनल बातें हो गई, ज़रूरी होती है कभी कभी।
तो विजय केशव गोखले, इनको मैं इसलिए बोला हूँ, याद होगा क्योंकि ये बहुत लोग को ध्यान होगा इस पर कि ये जो है इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है। क्या नाम है उस पुस्तक का? तो उसका नाम है, कौन सा प्रश्न है ये? 7वां प्रश्न है, एक सेकंड। इन्होंने लिखा है एक पुस्तक, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया। पुस्तक का नाम है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। ये लिखे हैं विजय केशव गोखले और ये हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव। ये विजय केशव गोखले, उन्होंने ही यह पुस्तक लिखा है। बलजीत कौर तुलसी, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये लिखा है बलजीत कौर तुलसी ने और ये पुस्तक खास है इसलिए कि इस पुस्तक की पहली कॉपी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। करीना कपूर खान, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, क्या नाम है? द प्रेगनेंसी बाइबल। ये पुस्तक इन्होंने लिखा है, वही करीना कपूर जो आप लोग सोच रहे हैं, सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए कौन सी संयुक्त अभ्यास किया है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए कौन सा अभी संयुक्त अभ्यास किया गया है? तो ये है TTX 2021 या TTX 2021। यह अभ्यास भारत, श्रीलंका, मालदीव के द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए किया गया है। इस अभ्यास का आयोजन समुद्री अभ्यास केंद्र मुंबई में किया गया है और इसमें अपने भारतीय नेवी ने इसमें शामिल लिया है। उसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेवी का स्थापना 26 जनवरी 1950, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, उप प्रमुख एडमिरल नरवनीत सिंह, और ये नए बनाए गए हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन हम दिए हैं, 3 ऑप्शन, ये भी कोई ना कोई अभ्यास ही है, एक्सरसाइज है। आइए चर्चा करते हैं इसका। द इंडो थाई कॉर्पेट, ये जो है इंडिया थाईलैंड के समन्वित गश्ती अभ्यास था और ये 31वां अभ्यास था, ये इंडो थाई कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड के बीच। और इसका अभ्यास जो है अंडमान सागर में किया गया था, ठीक है। और पासेज एक्सरसाइज, ये भारत और अमेरिका के बीच एक अभ्यास है। इसका ये जो अभ्यास है हिंद महासागर में आयोजित किया गया था, तो ये भारत और अमेरिका के बीच है। और पासेक्स, ये कौन से किस देश के साथ है? तो भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के द्वारा अरब सागर में किया गया ये अभ्यास है, क्या नाम है? पासेक्स। चलिए उम्मीद करता हूँ इसमें मज़ा आया होगा। इसमें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सब लेटेस्ट में ही है, ये पुराना नहीं है, बिल्कुल करंट से रिलेटेड है। आपको तो मालूम है मैं ऑप्शन जो लाता हूँ करंट से ही, जस्ट 2-4 दिन पहले, 10 दिन, 1 महीना पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं लाता हूँ, क्योंकि ये है क्लास करंट अफेयर का। मेन मकसद यहाँ आपको करंट अफेयर कंप्लीट कराना, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट, स्टैटिक्स, जीके वगैरह सब कुछ कंप्लीट कराना। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो वे हैं दानिश सिद्दीकी। ये अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में जो है अफगान सैनिक और तालिबान के बीच लड़ाई के दौरान रिपोर्टिंग करते समय इनकी मृत्यु हो गई। और दानिश सिद्दीकी अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है एक, रॉयटर्स, उसी में फोटो पत्रकार थे। और इनको 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि पत्रकारिता में ये बहुत बड़ी पुरस्कार है। प्रश्न में ऐसा भी पूछा जाता है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये बात बार बार बताना ना पड़े, आप लोग खुद इसको, अभी जैसे पत्रकार के बारे में बात हो रही है, उसको ये पुरस्कार मिल चुका है, तो ये आप लोग खुद भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इस तरह से भी याद रखना होगा, ठीक है। आइए ऑप्शन से देखते हैं। यशपाल शर्मा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये जाने माने पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे, यशपाल शर्मा, इनका निधन हो गया है। और ये खास है इसलिए कि भारत जो है अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पहली बार 1983 में जीता था, उसमें जो टीम था उस टीम में ये भी टीम सदस्य के रूप में ये भी शामिल थे। पीके वॉरियर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये जाने माने आयुर्वेद फिजिशियन थे केरल के, इनका भी निधन हो गया है। और इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है, तो पहला कौन सा है? पहला भारत रत्न है। तो इन सभी से इनको सम्मानित किया जा चुका है। वीरभद्र सिंह, जरूर याद होगा आप लोग को, ये भी इनका भी निधन हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले ये व्यक्ति थे और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह, इनका भी निधन हुआ है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना लॉन्च किया है? तो ये किया है, मुझे लगता है हरियाणा किया है ये, हरियाणा ने ही किया है। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। और ये क्यों किया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, हरियाणा ने किया है। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, और ये नए बनाए गए हैं, ध्यान देंगे। बाकी ऑप्शन देखते हैं। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश ने हाल ही में एक पहल का शुरुआत किया है कार्यक्रम का, साल्ट, जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं, गलती से ये दोबारा मैंने रख दिया है, फिर से देख लीजिए। साल्ट
ये स्कूलों की शिक्षा को और बेहतर करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है, SALT। इसका फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुरुआत किया है बिहार सरकार ने। इसके तहत राज्य के युवाओं और महिलाओं को कोई उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात यह है कि इस 10 लाख में से 50% अर्थात 5 लाख रुपए सरकार माफ कर देगी, सब्सिडी देगी। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और गवर्नर राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। उड़ीसा ने भी हाल ही में एक योजना लॉन्च किया है। योजना या की और बात करें तो रजा फेस्टिवल हाल ही में कहाँ? तो उड़ीसा में मनाया गया है। वहीं पर रजा फेस्टिवल ये भी पूछा जाता है, रजा फेस्टिवल कहाँ? तो उड़ीसा में। और उसी रजा फेस्टिवल के अवसर पर पीठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया था, जिसमें वहाँ राज्य के जो भी खास मिठाइयाँ हैं जैसे पीठा, जैसे पोड़ा, पीठा, मांडा, काकरा, चकोरी, चंद्रकला, ये सब मिठाइयाँ हैं वहाँ का प्रसिद्ध। तो इस पर लॉन्च किया गया था पीठा ऑन व्हील्स रजा फेस्टिवल के अवसर पर उड़ीसा में। चलिए अगला है। अब चलिए यहाँ 10 क्वेश्चन MCQ फॉर्म में। यहाँ 10 क्वेश्चन में हमको लगता है 10 चौके 40 और एक्स्ट्रा फैक्ट 5-5 ठो, 10 25 50, लगभग हम लोग 100 के अराउंड यहाँ समझिए तो फैक्ट्स 10 ही प्रश्न में देख चुके हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगा कि 90 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स जो है क्वेश्चन और पॉइंट्स देखे, और सब कुछ आपको ओवरलोड भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं चला कि इतने फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। और सभी उम्मीद करता हूँ आप लोग को धीरे धीरे इसी तरह से रेगुलर रहेंगे तो ये सब चीज़ आपके जुबान पर बैठ जाएगा, माइंड में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि मेमोरी कार्ड हम लोग के पास इतना बड़ा है जिसका 0.something% ही ये साइंस का प्रश्न है। हम लोग देखेंगे साइंस में। ऐसे आप लोग को मालूम है तो ये बताएं जरूर कि हम लोग अपने मेमोरी का कितना % जो है पूरी लाइफ में प्रयोग कर पाते हैं, और उतना। चलिए इतना ही बताइए, ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है, देखते हैं कौन बताता है इसको। चलिए तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी और है, महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। देखिए 1 लाइनर फॉर्म में फटाफट देख लेते हैं। हाल ही में किस दिन विजय दिवस मनाया गया? तो ये 16 जुलाई को मनाया गया। 16 जुलाई 2021 को विजय दिवस का ये 50वां सालगिरह मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो यह जो है 16 दिसंबर 1971 को ही 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं ने ढाका में भारतीय सेना के समक्ष समर्पण कर दिया था। वाह वाह। तो और भारत सरकार द्वारा 2021 का विजय दिवस को जो है स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये भी ध्यान देंगे, ये पूछा जा सकता है कि विजय दिवस जो है 2021 में मनाया गया 16 जुलाई को, उसको भारत सरकार ने किस रूप में मनाया? तो स्वर्णिम विजय वर्ष। चलिए तो आगे देखते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने किस नाम से बिटकॉइन आधारित व्यवसाय शुरू किया है? तो ये TBD। ट्विटर के बारे में देखते हैं। ट्विटर का स्थापना 21 मार्च 2006 में, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। CEO जैक डोर्सी हैं। ये भी वेरी काइंड पर्सन है। ये कोरोना काल में काफ़ी अपने जो इनके पास जो भी है धन है उसका बहुत अधिक से अधिक %, पूरा % मुझे याद नहीं है, मिस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने कोरोना काल में हेल्प किया है, दान किया है, इवन भारत के लिए भी। आइए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिक्री के मामले में कौन विश्व का नंबर 2 स्मार्टफोन कंपनी बन गया है? तो ये जियोमी, कुछ लोग इसको जियोमी बोलते हैं, मुझे सियोमी ही इसका प्रोनाउंसिएशन सही लगता है। सियोमी एक चाइनीज मोबाइल फ़ोन कंपनी है। काफ़ी जल्दी इसने ग्रो किया, बीच में थोड़ा समय लगा है। 2010 में ही ये फाउंडेड हुआ था और हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। चाइना की राजधानी भी है बीजिंग। कुछ लोग संघाई को चाइना का राजधानी मान लेते हैं, जबकि नहीं, वो वहाँ का एक शहर है। जैसे हम लोग के यहाँ दिल्ली, मुंबई, दिल्ली तो राजधानी हम लोग का है ही, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ये सब है। उसी तरह संघाई वहाँ एक बड़ा शहर है वहाँ का, लेकिन राजधानी बीजिंग है चाइना का, और वहीं पे हेडक्वार्टर है इस सियोमी मोबाइल का। अगला है, हाल ही में जाने माने वास्तुकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के संस्थापक का देहांत हुआ है। क्या नाम है? गीरा साराभाई। हाल ही में कौन सी बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? तो ये है MH-60R। ये हेलीकॉप्टर का नाम है और काफ़ी बहुउद्देशीय है, काफ़ी शक्तिशाली है। ये हर मौसम में, हर क्षेत्र में ये काम आएगा। काफ़ी कॉस्टली है। और ये देखिए, ये कहाँ से मंगाया गया है? शायद इसमें फैक्ट्स हम तो दिए थे। ऐसे अमेरिकन कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी बोइंग, उसी से ये लाया गया है और बनाया गया है उसी के द्वारा। और भारतीय नौसेना जो है अमेरिकी नौसेना से ये प्राप्त किया है। इंडियन नेवी के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऊपर। अगला है, हाल ही में किस दिन सोशल मीडिया गिविंग डे मनाया गया? ये 15 जुलाई को मनाया गया है। और इसका उद्देश्य जो है सोशल मीडिया को एक मंच के रूप में बढ़ावा देना, ताकि दान में मदद की जा सके और धन उगाहने के महत्व पर जन चेतना को
दान करने और बढ़ाने में ये सहायता मिल सके। और सोशल मीडिया वर्ग में ये एक समझिए तो हॉलीडे इसको माना जाता है, इस दिन को सोशल मीडिया गिविंग डे 15 जुलाई। अगला है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो ICAR शॉर्ट में ने किसानों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किसान सारथी। ICAR के पहला फुल फॉर्म ही देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये इसी ने शुरू किया है और ये इसका जो है इस बार 93वां स्थापना दिवस था। तो उसी अवसर पर और 16 जुलाई को, इसी 16 जुलाई को 93वां स्थापना दिवस था ICAR का। इसी उपलक्ष्य में ये किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म से क्या होगा, तो किसानों को सही समय पर सही जानकारी कृषि संबंधी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। पहले भी यही थे, मंत्रालय में फेरबदल के बाद भी इन्हीं को इस पद पर रखा गया है। ICAR का स्थापना 16 जुलाई 1929 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आइए अगला है, हाल ही में गूगल के द्वारा भारत में कहाँ अपना गूगल क्लाउड रीजन स्थापित करने का घोषणा किया है? और ये दूसरा है, भारत में ये लेकर इस तरह का दूसरा है, ये दूसरा लिखना मैंने इसमें शायद मिस कर गया है। तो दिल्ली NCR में ये गूगल क्लाउड रीजन अपना दूसरा स्थापित कर रहा है। इससे पहले कहाँ है भारत में? तो पहला गूगल क्लाउड मुंबई में पहले से अवस्थित है और ये जो स्थापित हुआ है मुंबई में, या दूसरा हो रहा है दिल्ली NCR में, तो ये भारत सहित एशिया पैसिफिक को ये सभी क्लाउड सर्विस जो है प्रदान करेगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, क्लाउड रीजन भारत और एशिया पैसिफिक में सेवाएं प्रदान करेगा। और वर्तमान में गूगल के पास 26 क्लाउड रीजन पूरे विश्व में स्थापित है। गूगल के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में, हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स है और इसके CEO सुंदर पिचई जो कि एक भारतीय हैं। इमोजी मैंने ये लगाया है बादशाहों का। चलिए आगे, हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसने शपथ लिया है? तो बशर अल असद। पहले भी यही थे, फिर से इनको चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। सीरिया का राजधानी दमेस्कस है और करेंसी सीरियन पाउंड है। एग्जाम्स में आपको केवल पाउंड मिलेगा, सीरियन नहीं मिलेगा। नहीं तो वही बात हो गई, ताला मार के गेट में और चाबी उसी के बगल में लटका दें, तो वैसी बात नहीं देगी एग्जाम्स में आपको। ये करेंसी है सीरिया का पाउंड, सीरियन पाउंड, लेकिन एग्जाम्स में केवल पाउंड मिलेगा आपको। प्रेसिडेंट बशर अल असद वही हो गया। चलिए अगला है, हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो साद हरीरी लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। ये जो है सदन में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए हैं और सरकार बनाने में असफल रहे हैं, इस कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ा है। लेबनान का राजधानी बेरूत है, करेंसी लेबनानीज पाउंड है। अगला है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ही जगह किस नाम से एक नया उच्च न्यायालय, नया नहीं मतलब दोनों को मर्ज करके एक नया उच्च न्यायालय का नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो RK माथुर हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। हाल ही में कहाँ भारत का पहला अनाज ATM अर्थात इंग्लिश में बोले तो ग्रेन ATM स्थापित किया गया है? ये उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा, लास्ट क्लास में इसको कराया गया था। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों के साथ इसे शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें, क्योंकि जितनी मेहनत की जा रही है उतनी सहयोग आप लोग की तरफ से हम लोग को नहीं मिल रही है। और बड़ी सी आग्रह या छोटी सी आग्रह ही कहेंगे, ये है कि चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास, अन्य क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।